हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 23 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस को इसी के हम अपने लास्ट वीडियो में देख चुके थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित करता है। तो देखते हैं इसका हम। देखिए, यहाँ पे कह रहा है AR दोनों गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? कि मानकीकृत पाठ्यक्रम बढ़िया नहीं होता। देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथन गलत है, क्योंकि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु बाल केंद्रित एवं लचीलापन पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, जो उनके अर्थपूर्ण अधिगम में सहायक होता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाहित कर लेता है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि परिवेश से संबंधित एवं रचनात्मक पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाहित कर लेता है। AR दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, A यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही बाधक है सिर्फ। तो देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा शिक्षा में समावेशन बाधक है, जबकि बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना, सुगम्यता और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र समावेशन में सहायक है। समावेशी शिक्षा यह बिना भेदभाव के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा की निम्नलिखित बाधाएं हैं। देखिए, अधिगम करने वालों में विविधता, आधारभूत सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता, वित्तीय प्रावधानों की कमी या फिर सामाजिक मानदंड एवं पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है, पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, वे हमेशा सुस्त होते हैं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, कह रहा है, वे किसी भी क्षेत्र में प्रतिभावान कुशल नहीं होते हैं, उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है, पठन वैकल्य से जूझते, डिसलेक्सिया से जूझते विद्यार्थियों में अक्सर उन्हें लेख बोध में कठिनाई आती है। पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया पठन विकार संबंधी विकार है। इसमें पठन विकार भी कहा जाता है, इसे अपठन विकार भी कहा जाता है। यह समस्या विशेष रूप से मनुष्य द्वारा निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में आती है। डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधी विकार है। लेखन अक्षमता या इससे ग्रसित व्यक्ति को सही वर्तनी लिखने में कठिनाई होती है। अधिगम संबंधी अक्षमता या विकार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना, अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, यही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना, अव्यवस्थित रहना, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार ADHD आमतौर पर बचपन में प्रारंभ हो जाता है तथा वयस्कता तक रहता है। बच्चों को एक समय या किसी अन्य पर ध्यान केंद्रित करने तथा व्यवहार करने में परेशानी होती है, जबकि बच्चे बगैर परिणाम के सोचे समझे कार्य कर रहे हैं। यूँ कहा जा सकता है, अत्यधिक सक्रिय भी हो सकते हैं। ADHD एक विकासात्मक मानसिक विकार है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 20। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम की कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं, केस अध्ययन। तो यहाँ पे केस स्टडी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, केस अध्ययन विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का एक व्यापक तरीका है। केस स्टडी किसी समूह, समस्या या परिस्थिति आदि का समयावधि विशेष में अध्ययन करना या किसी विशेष प्रकरण विशेष की छानबीन करने की प्रक्रिया को केस अध्ययन कहा जाता है। केस अध्ययन किसी भी वस्तु, स्थित परिस्थितियों या भली भांति गहनता या बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना है। यह एक प्रकार का शोध कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 21। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? विषय वस्तु को रट कर याद करके, अपने आसपास की वस्तुओं में व्यक्तियों की पारस्परिकता, दंड के भय से, अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। देखिए, बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में व्यक्तियों के पारस्परिकता द्वारा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। बच्चे विषय वस्तु को स्वयं करके सौहार्दपूर्ण, भय रहित माहौल से तथा अध्यापिका को सक्रिय रूप से सुनकर प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। परीक्षाओं को लचीला तथा
तथा रचनात्मक बनाया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के अधिगम में अलगाव को बढ़ाता है? विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, विद्यार्थियों की योग्यता के प्रति सत्व स्थिर दृष्टिकोण बनाना, या फिर अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न क्षमताएं, या फिर कह रहा उनके संदर्भ में नियोजित विषय द्वारा प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमित नियमन विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। देखिए, स्वनियमन यह स्व निर्देशन प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी मानसिक क्षमताओं को कार्य संबंधी कौशल से बदलते हैं। स्वनियमन विद्यार्थियों को उनके सीखने में कम प्रक्रियाशील और अधिक सक्रिय बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका पहला कदम योजना बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना होता है। देखिए, कह रहा विद्यार्थियों का स्वनियमन का अर्थ आत्म अनुशासन और नियंत्रण करना भी। इसके माध्यम से विद्यार्थी स्वप्रेरित होते हैं। वे किसी भी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नए कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, व्यवहारवाद, अनुकरण, अधिगम, प्रतिपादक, प्रशिक्षण, सामाजिक संरचनावाद। डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा सामाजिक संरचनावाद उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। सामाजिक संरचनावाद उपागम व्यक्तिगत विकास के प्रमुख निर्धारक के रूप में संस्कृति पर जोर देता है। विद्यार्थियों को उनके सीखने के परिवेश में शामिल किया जाता है तथा विशिष्ट गतिविधि द्वारा अधिगम किया जाता है। सामाजिक संरचनावाद उपागम में सीखने के माहौल पर जोर दिया जाता है, जहां विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं या योग्यताओं का विकास कर सकते हैं और सक्रिय शिक्षार्थी बन सकते हैं। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका प्रशिक्षक की होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें कह रहा एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों में विकास में मदद मिले। सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों त्यों पुनरुत्पादन है। तो देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। देखिए, यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि ए सही बट आर गलत है। एक संरचनावादी कक्षा में एक महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले, क्योंकि विद्यार्थियों को सहज अवसर उपलब्ध कराने में से उनमें रुचि उत्पन्न होती है। सहज वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रतिपादित होता है, जिससे उनमें समालोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। यह कथन ए सही है, जबकि आर जो है वो गलत है, क्योंकि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। तर्क गलत है, क्योंकि इसमें बच्चे अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है त्रुटियां क्या होती है? अधिगम की प्रक्रिया में कोई भूमिका निभाती हैं, कोई भूमिका नहीं निभाती, ये गलत है। केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती हैं। केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, या फिर अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को कम किया जा सके, कमियों को समझा जा सके। तो डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, त्रुटियां अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। विद्यार्थी त्रुटियों से सीखते हैं। विद्यार्थियों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को विकसित करने में त्रुटियां बहुत सहायक होती हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियां प्रायः वे कैसे सीखते हैं का संकेत करती हैं। त्रुटियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों को समझने में सहायक होती हैं, सोच में अंतर्दृष्टि देने में सहायक होती हैं, सीखने में एक उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान इत्यादि, ये क्या है? पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता। सकारात्मक भावों का द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। तो डी इज राइट ऑप्शन। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। संज्ञानात्मक कौशल वह मूल मानसिक योग्यताएं या क्षमताएं हैं जिनका उपयोग व्यक्ति द्वारा चिंतन करने, अधिगम करने और अध्ययन करने में किया जाता है। रेबर के अनुसार, अधिकांश मनोवैज्ञानिक के अनुसार, संज्ञान का तात्पर्य ऐसे मानसिक व्यवहारों से है जिनका स्वरूप अमूर्त होता है, जिनमें प्रतीकीकरण, सूझ, प्रत्याशा, जटिल नियम उपयोग, प्रतिमा, विश्वास और अभिप्राय, समस्या समाधान तथा अन्य शामिल होते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? देखिए, दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, संप्रतियों की समझ बढ़ाने के लिए, अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। देखिए, अपने
कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, मेन संप्रत्ययों को समझ बढ़ाने के लिए एक अध्यापिका को, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के सीखने के लिए, संप्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को उनके स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने, उनकी प्राप्ति करने में सहायता करनी चाहिए। विद्यार्थियों के अभिप्रेरित निम्न माध्यम से क्या सकता है? क्षमताओं का उपयोग को अभिप्रेरित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। या फिर कह रहा विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए 28 में कह रहा है निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? अनुक्रिया, समुच्चयन, परासंज्ञान, समरूपक सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया, समुच्चय, अभिसारी सोच, अपसारी सोच या फिर परासंज्ञान। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब सारी सोच परासंज्ञान। अब सारी सोच परासंज्ञान विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। अब सारी सोच को सृजनात्मक सोच भी कहा जाता है। जब किसी विद्यार्थी के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा इस समस्या का अनेक समाधान देता है। इस प्रकार की सोच अपसारी सोच कहलाती है। परासंज्ञान को अधिसंज्ञान भी कहा जाता है। परासंज्ञान अपने स्वयं के चिंतन के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? बैठने की अनम्य योजना, जानकारी प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान, संसाधन संपन्न वातावरण। तो देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बैठने की अनम्य योजना कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है, जबकि जानकारी प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान, संसाधन संपन्न वातावरण कक्षा में अधिगम में सहायक बन जाता है। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया के बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। विषय वस्तु को संदर्भ न रखने वाली पाठ्यपुस्तक, अनुपयोगी विधियों का उपयोग करना, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया ठीक से ना समझना, या फिर कह रहा बच्चों की विविधताओं को अनदेखा करना। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया के सहायक तत्व क्या हैं? बच्चों के परिवेश से संबंधित अधिगम प्रक्रिया, अधिगम सामग्री, विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, भय रहित वातावरण का निर्माण करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विद्यार्थियों के नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, या फिर कह रहा है भाषावली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए कह रहा है विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग है तो एक अध्यापक को विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करने चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में अनेक विधियाँ होती हैं जिनका उपयोग अध्यापक विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों को सीखने में प्रक्रिया में करते हैं। नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग एक अध्यापक को निम्न तरीके अपनाने चाहिए। संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण पूछने चाहिए, संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरणों पर भी ध्यान देना चाहिए, उनकी संस्कृत में प्रचलित मूल रूप को महत्ता देनी चाहिए। पहले सरल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर जटिल की ओर बढ़ें। नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना और फिर प्रकरण को पढ़ाना चाहिए। विभिन्न परिघटनाओं सह संबंधों में रेखांकित करना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 23 तारीख का जो पेपर था उसमें सीडीपी के क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप पढ़ते रहिए खूब अच्छे से और खूब बढ़िया तैयारी कर लीजिए, खूब अच्छे से पेपर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।